बोले नहीं, मैं जो है मैं तो इनसे बात करने आया हूँ। मैंने कहा पहले तो बोले मैं सेक्रेटरी विधानसभा से नहीं बात करूँ, मैं अपने एपी सिंह से बात करूँ। विधानसभा की नौकरी के दौरान चूंकि आपने पार्लियामेंट में भी काम किया और यहाँ विधानसभा में भी काम कर रहे हैं, दोनों की कार्यवाही में कितना अंतर पाते हैं? अंतर तो काफ़ी रहता है क्योंकि पार्लियामेंट का दायरा तो बहुत बड़ा और विस्तृत रहता है। किस तरीके का कार्यकाल प्रभावी रहता है? सदन की बैठकें जब चलती हैं तो जितनी अधिक बैठकें चलती हैं उतना अधिक चर्चाएँ होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ संसदीय सेवा में काम कर रहे लंबा अनुभव रखने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट में भी काम किया है और वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के जेवर गांव से आने वाले एक सामान्य कृषक परिवार से आने वाले और लोकतंत्र के मंदिर के सजग प्रहरी जिसको कह सकते हैं, विधानसभा जब आप जाएंगे तो वहाँ जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं, जो भी व्यवस्थाएं आप देखते हैं, विधानसभा में पूरी तरीके से इनकी धमक होती है और जो वहाँ के कामकाज हैं उनको भी ये निपटाते हैं। तो आज इनसे जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में आपका। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक सामान्य कृषक परिवार से हैं आप, हालांकि पिताजी फिर बाद में विधायक भी रहे, जनप्रतिनिधि रहे, अभी भी बड़ा राजनीतिक घराना है आपका। विधानसभा की नौकरी के दौरान चूंकि आपने पार्लियामेंट में भी काम किया और यहाँ विधानसभा में भी काम कर रहे हैं, दोनों की कार्यवाही में कितना अंतर पाते हैं? देखिए, अंतर तो काफ़ी रहता है क्योंकि पार्लियामेंट का दायरा तो बहुत बड़ा और विस्तृत रहता है। और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बिल्कुल यहाँ की कार्य पद्धति जमी नहीं थी क्योंकि एक बड़े उससे आने के बाद आप छोटे उसमें आते हैं। फिर वहाँ का जो वर्किंग पैटर्न है वो भी अलग है, सारी अंग्रेजी में कार्रवाइयाँ होती हैं, यहाँ फिर हिंदी में था। तो यहाँ वहाँ पे अंतर काफ़ी है, लेकिन प्रक्रिया वही है। वो थोड़ा बड़ा रूप है, ये उसका छोटा रूप है। वहाँ भी जन समस्याएँ सदन में आती हैं, नीतियों का विश्लेषण होता है, विधान बनता है, वो जो पूरा प्रदेश व्यापी पूरा देश के लिए बनता है संसद में, और यहाँ आपका प्रदेश के लिए बनता है। तो अपनी अपनी भूमिका दोनों की, लेकिन दोनों ही प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं और लोकतंत्र में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा एक ऐसी संस्था है जहां पर प्रदेश की जनता के हित के लिए पूरा रेखा चित्र तैयार होता है, रोड मैप तैयार होता है। मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं जो वहां पर बैठते हैं, उसमें पक्ष भी है, विपक्ष भी है, मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं। आपने कई मंत्रियों और कई विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल देखे। क्या लगता है आपको, किस तरीके का कार्यकाल प्रभावी रहता है और सदन को लंबे दिनों तक चलाने के लिए ज़रूरी होता है इस तरीके की व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। विधानसभा के सत्र के दौरान माननीय अध्यक्ष विधानसभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि पक्ष प्रतिपक्ष की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि सभी के सहयोग से ही सदन की कार्रवाई संचालित हो सकती है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। यदि सदन में कोई जानकारी आनी है तो सब प्रतिपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग भी मांगते हैं, और अगर यदि शासन से कोई जानकारी दी जानी है तो जो सदन के में जो मंत्रीगण हैं, जो कि विधायिका के अंग भी हैं लेकिन कार्यपालिका की ओर से वो वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और जानकारियाँ देते हैं। तो भूमिका दोनों की महत्वपूर्ण रहती है और सदन की बैठकें जब चलती हैं तो जितनी अधिक बैठकें चलती हैं उतना अधिक चर्चाएँ होती हैं, उतनी अधिक जन समस्याओं पर विचार विमर्श वहाँ होता है, शासन की नीतियों का विश्लेषण वहाँ होता है क्योंकि संविधान ने कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया है। तो ये उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित होगा? ऐसे ही सुनिश्चित होगा जब सदन में चर्चाएं होंगी, उनके निर्णयों की विश्लेषण होगा, वहाँ विचार विमर्श होगा, और जो भी यदि ऐसा लगता है सदस्यों की कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो समय समय पर शासन को सुझाव भी देते हैं। तो यही लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से वहाँ पर, कई बार हम लोग भी जब कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एकदम से किस तरीके से बात हो रही होती है। आपने तो पुस्तक भी लिखी है कि किस तरीके से सीमा में रहें, किन शब्दों का उपयोग नहीं करना है, वो आपत्तिजनक शब्द हैं इन पे। तो कई बार लगता है क्योंकि पूरी जनता देखती है कि विधानसभा में क्या चल रहा है, किसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ये सब चीज़ें, तो लगता है कई बार कि विधानसभा में अनुशासन की कमी है। नहीं, देखिए, ये क्या है, विधानसभा एक जीवंत इकाई है और अगर केवल ये हो जाएगा कि प्रतिपक्ष कोई बात कह रहा है तो सत्ता पक्ष शांति से सुन रहा है और सत्ता पक्ष कोई बात कह रहा है तो वो शांति, तो फिर वो जीवंतता नहीं रहेगी। तो मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ कि एकदम पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट रहना चाहिए, अपनी अपनी बात कहनी चाहिए। हाँ, एक सभी को मर्यादाएं जरूर बनाए रखनी चाहिए, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों। मर्यादा में अपनी बात रखेंगे, पूरे जोश और जोर से रखेंगे, उत्साह के साथ रखेंगे, कई बार आक्रोश में भी रखते हैं, लेकिन जनहित की यदि कोई बात कर रहे हैं तो उसको भी सुना जाता है। और अगर मर्यादाएं नहीं टूटती हैं तो फिर सदन की कार्रवाई
बड़े उससे चलती है। माना कि बीच में हंगामे की स्थिति बनती है, लेकिन फिर वह अध्यक्ष की भूमिका से, वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका से उसको नियंत्रित किया जाता है। हम लोग भी समय समय पर उस पर नज़र रखते हैं, पुरानी उनको नज़ीरें बताते हैं। तो निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यगण हैं उनको थोड़ा सा और गंभीरता के साथ विधानसभा की प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी लेकर के या अध्ययन करके और जिस भी विषय पर वो बोल रहे हैं उसका अध्यापन करके अगर आएंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से सदन की कार्रवाई में वो हिस्सा भी ले सकेंगे और उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक किताब लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि चूँकि जैसा आपने कहा कि मेरा संसद सचिवालय का भी अनुभव है, यहाँ का है, तो कई माननीय सदस्य पिछली विधानसभा में कहते रहते थे कि आप एक इस पर अनुभव जो है हाँ विधानमंडल प्रक्रिया पर किताब लिखी। क्या है, अभी जो जनरली जो रेफरेंस लेते हैं वो है संसद की कार्रवाई की, तो वहाँ की पुस्तक पे का ही आधार लेते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा वो बड़ा रूप है, छोटा रूप है लेकिन विधानमंडल प्रक्रिया यानी विधानसभा जो राज्यों की, उस पर कोई स्पेसिफिक किताब हिंदी में नहीं थी जो सरल भाषा में। तो कोरोना काल का उपयोग करते हुए मैंने प्रयास किया कि उसको जो भी हमारे पास अनुभव था और आपदा में अवसर, हाँ आपदा में अवसर, तो उसको मैंने समाहित करके और एक जिसका काफ़ी अभी उत्तर प्रदेश और जो माननीय उपसभापति हैं राज्यसभा, कईयों से पत्र भी आए हैं जो काफ़ी कह रहे हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में बहुत उपयोगी है, बिहार तमाम लोगों ने। तो उसमें हमने यही लिखा है माननीय सदस्यों को, खासतौर से जो नए सदस्य हैं, कि कैसे आप विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग सदन में कर सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। क्योंकि मोटा मोटा लोगों का आधार होता है, लेकिन उसको विस्तार में कि प्रश्न पूछना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आप पूछ सकते हो, अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछोगे आप। अमूमन विधायक क्या करते हैं कि जो प्रश्न वहाँ लिखा जानकारी शासन ने दी वही पूछने लग जाते हैं। वो नहीं, वो तो जानकारी आपके पास है ही है, उसके आधार पर फिर आप अपना क्षेत्र से फीडबैक लीजिए, फिर उस पर प्रति प्रश्न आप करिए वहाँ, तब आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। इसी तरह से अन्य प्रक्रियाएँ, ध्यानाकर्षण है, किस तरह से आप वहाँ पेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तुतिकरण का बहुत रोल रहता है विधानसभा में। कोई भी मैंने देखा कोई सदस्य यदि बहुत वैसी इतनी गंभीर सूचना नहीं कि प्रस्तुतिकरण उसका ऐसा होगा, प्रेजेंटेशन ऐसा लगेगा कि इससे गंभीर विषय कोई हो ही नहीं सकता, इसकी सदन में चर्चा ना कराई जाए। सुनते भी हैं लोग। हाँ, सुनते भी हैं। दूसरा ये रहता है कि वो जो कोई सदस्य ऐसे रहते हैं कि पुराने 10 साल पुरानी घटनाओं का पहले उल्लेख कर देते हैं और लास्ट में जो मुख्य मुद्दा है वो बाद में ले आते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये तो पुरानी बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए प्रस्तुतिकरण का ये सारी चीज़ें हमने उसमें उनको क्लैरिफाई की हैं कि प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कोई भी विषय वहाँ रखना चाहते हैं, कैसे आप अपना प्रस्तुतिकरण देंगे तो जनहित के विषय आ सकेंगे और आपकी बात भी वहाँ पूरी सुनी जाएगी। संसद में देखा गया है दिल्ली में, और इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सीधा प्रसारण होता है कार्यवाही का विधानसभा की। मध्य प्रदेश में ये कब तक शुरू होने वाला है? मध्य प्रदेश में समय समय पर इस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और विचार विमर्श भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो अभी उच्च स्तर पर सभी, चूँकि ये कोई एक दल का निर्णय नहीं होता, सर्वदलीय निर्णय इसमें लेना पड़ता है और अध्यक्ष जी इसकी भूमिका में हैं, तो अध्यक्ष जी विचार विमर्श कर रहे हैं और यथा समय इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये तो विधानसभा की बात है। आप छात्र राजनीति में भी रहे, भोपाल में प्रेसिडेंट रहे आप, 82 में अगर सही हूँ तो 82 की बात है ये, और आपसे उस समय के नेता जो थे वो भी बहुत प्रभावित हुआ करते थे और आप काफ़ी चर्चित और प्रचलित भी थे। तो अब जब यहाँ आप पहुँचे विधानसभा में, जब आप सेवा के दौरान पहुँचे, तो कभी आपके मन में ये आया कि इतने सारे विधायक या आपको भी राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि आप पहले भी छात्र राजनीति कर चुके थे? नहीं, देखिए मैं इधर जब आया था तो सही कहा आपने, मैं भोपाल यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ रहा था और चूँकि मेरा पढ़ने का ही ज़्यादा रुचि थी, मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट था, वहाँ टॉपर भी था। तो किसी परिस्थितियों में ये हुआ कि भाई जो है, चूँकि छवि अच्छी है, सारा वहाँ जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स यूटीडी के रहते हैं, सबका अपना रहता है कि हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए। तो हमारे जो सारे वहाँ के रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के जो स्टूडेंट्स थे, बड़े मेरिटोरियस थे और एक प्रोफेसर मिनोचा थे, बड़ा वेल नोन पर्सनालिटी थे वो। जी जी। तो उनके पास वो गए, उन्होंने कहा साहब हमारी ये स्टूडेंट लाइफ का लास्ट टर्म है, क्योंकि पीजी के बाद जनरली फिर ख़त्म हो जाता है। तो हमें चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रबुद्ध या थोड़ा सा गंभीर स्टूडेंट ही हमारा अध्यक्ष बने, तो हम अच्छे कुछ कार्यक्रम करेंगे और रचनात्मक कुछ कार्य करना चाहते हैं जी। तो हमने कहा कि हम तो तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सभी लोग तैयार हैं, और मैंने कहा मिनोचा जी भी अनुमति नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा, इस तरह से परिस्थितियाँ बनी और वो फिर हमने इलेक्शन में उसमें आए और उसके चुने भी गए। लेकिन हमने कुछ काम भी किए वहाँ। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे जो माननीय अर्जुन सिंह जी, उनके पास गए, उनको हम शपथ ग्रहण उसमें उन्हें हमने आमंत्रण दिया, तो फिर वो वहाँ आए भी और कुछ विकास जो नहीं थे विश्वविद्यालय की वो भी हुए। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई जो चंद्रपाल शेखर जी अब नहीं है आज हमारे बीच में, उस समय वो आवास मंत्री हुआ करते थे, तो उनकी अध्यक्षता में। तो इस तरह से यहाँ हमारा स्टूडेंट लाइफ का वो रहा है। और मुझे ये सही कहा आपने, राजनेताओं से बहुत घनिष्ठता से
संपर्क और संबंध में रहने का, सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। लेकिन अर्जुन सिंह जी की बहुत खासियत थी, वो एकदम आपको ऊपर से नीचे देखते पर ही आकलन कर लेते थे, स्कैन कर लेते हाँ कि किसका, क्योंकि मैं जब पार्लियामेंट में था तो वो संयोग से राज्यपाल चले गए थे वहाँ, और फिर वो वहाँ उन्होंने फिर न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था मेंबर पार्लियामेंट का, और हमारा जो एरिया था CPWD हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता था बसंत विहार में, जहाँ सारे कैबिनेट सेक्रेटरीट के लोग और पार्लियामेंट के ऑफिसर्स का वो था कॉम्प्लेक्स। तो जैसा रहता है, तो हमारे जो खास तौर से बिहार तरफ के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो कहते थे भाई अर्जुन सिंह जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमारा परिचय कराओ, हम भी उनको वो करेंगे, वो जुड़ना चाहते थे। अब मैंने कहा पूरा भीड़ है वहाँ, कहाँ गैप हो गया, अर्जुन सिंह जी पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। खैर नहीं, बहुत जिद करी तो हमने टाइम लिखाया, तो रात को 1 बजे का उन्होंने टाइम दिया। और वहाँ देखा तो पूरी मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, सारे लोग मंत्री से लेकर विधायक सब वहाँ थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा, सभी अपने अपनी मांग कर रहे थे। हमारा जो नंबर आया तो हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा बताइए, तो हमने कहा कि ये एक एक्स मेंबर पार्लियामेंट भी हमारे साथ थी, मुखर्जी थी मैडम, वो बंगाल की थी, और एक IAS थे चक्रवर्ती, जो इसके चेयरमैन थे IDA के, दिल्ली DDA के, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो उनकी और वो HKL भगत जी थे वहाँ जो मिनिस्टर हुआ करते, उनकी बनती नहीं थी, तो वो ये चाहते थे कि अर्जुन सिंह जी से हमारे, तो हम उनको लेके गए वहाँ चूँकि बंगाल का एक बहुत बड़ा एरिया है जो कालकाजी वगैरह है, जहाँ बंगाली बहुत रहते हैं, तो वो चाहते थे कि वहाँ उनका प्रोग्राम हो। तो हमने इनका परिचय कराया कि सब कैसे ऐसे ये हैं, ये वो मिस्टर चक्रवर्ती हैं और ये मैडम हैं, और ये लोग कुछ आपका कार्यक्रम चाहते हैं कि वहाँ बंगाली जो एरिया है उसमें किया जाए। तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला, उन्होंने हम उनको अपने किसी उसको कहा कि भाई इनका एड्रेस नोट कर लिया। उस समय क्या, चूँकि मैं पहले तो मैं लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस से ही, लेकिन जब हमने पार्लियामेंट सर्विस ज्वाइन कर ली तो हमको फिर इवनिंग कोर्स करना पड़ा, तो हमने बगल में ही एक रूम लेकर के हम वो वहाँ रह रहे थे। उस समय कोई मोबाइल का तो सिस्टम ही नहीं था। तो अब ये तो इतना हो गया, इसके बाद कोई रिस्पांस, बहुत कम बोलते थे वो, फिर कोई रिस्पांस आया नहीं, ये लगा कि पता नहीं अब उन्होंने ध्यान दिया भी है कि नहीं दिया है। लेकिन 2-3 दिन के बाद एक एम्बेसडर जो है हमारा, वो एड्रेस ढूंढते हुए हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि आप मिले थे वहाँ अर्जुन सिंह जी से, और उन्होंने ये गाड़ी भेजी, उन्होंने कहा है कौन लोग हैं, कौन कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनका बताइए तो हम उनसे संपर्क करें। तो खैर वो गए, फिर उन्होंने कार्यक्रम भी किया। तो अर्जुन सिंह जी, हाँ आए, बिल्कुल आए वो। फिर जब वो उसमें आ गए, फिर भी गए, तो उन्होंने फिर हमको बुलाया, इन सबका भी उन्होंने थैंक्स भी किया। तो ये मतलब एक राजनेता का एक जो रहता है, एक यानी वे ऑफ वर्किंग समझ लो आप, या उनका जो चरित्र है ये था उनका, कि वो इतनी भीड़ में वो ये पहचान पाए कि ये काम के हो सकते हैं। तो छात्र राजनीति में तो इतने मौके मिलते हैं, अर्जुन सिंह जी ने आपको स्वयं भी आपके बुलावे पे, आपके शपथ में भी आए, तो फिर आपने राजनीति, क्या कोई इंटरेस्ट नहीं था आपका, या फिर ये कैसे अचानक से संसदीय सेवा में चले गए आप? देखिए, राजनीति में कोई उस समय हमारा इंटरेस्ट तो नहीं था, और ये बात सही है कि हमको कुछ ऑफ़र भी उन्होंने दिए थे, लेकिन एक तो चूँकि पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रहती थी कि मैं घर में बड़ा था, और गांव में कोई और ज़्यादा ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था। तो पिताजी भी काफ़ी संघर्ष करके अपना वो चला रहे थे। MLA रहे थे वो भी? हाँ, MLA रहे थे, फिर उस समय नहीं थे, बाद में वो 80 तक थे, उसके बाद वहाँ नहीं थे तब। तो इसलिए भी जब भी हम जाते थे अपने क्षेत्र में या गाँव में, सभी का कहना रहता था कि भाई जल्दी से जल्दी आप अपने पैरों पर खड़े होइए, और आपके परिवार को और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चूँकि बड़ा जो घर में रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दूसरा क्या था कि जब मैं वहाँ, जब फादर MLA तो नहीं थे, और एक बार गांव में हम लोग बैठे थे, तो हमारे चाचा सरपंच थे, तो ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब तुम्हारे लिए यहाँ स्टेट में तो कोई स्कोप बचा नहीं है, यहाँ ये है, और इधर मैं स्टेट लेवल पर हूँ, तो तुम्हें कोई काम करना है तो नेशनल लेवल पर करना चाहिए, भली कुली क्यों ना बनो। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई, 9वीं में था शायद मैं, 9वीं 10वीं में, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई मुझे जो काम करना है वो नेशनल लेवल पर जाना है। तो मैं यहाँ चूँकि यूनिवर्सिटी हमने PG किया, तो मैं टॉपर था, तो उस समय ये प्रोविज़न था कि जो टॉपर्स होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ नियुक्त कर देते हैं, फिर रिसर्च करना पड़ता है, PhD करेंगे तो फिर वो कन्फर्म हो जाएंगे। टॉपर्स को ये रहता था। तो आप तो UPSC क्रैक करना चाह रहे थे, आपको तो हाँ, हमको करना चाह रहे थे, तो वो तो उसकी बात है। तो हमारे जो प्रोफेसर वो थे, वाइस चांसलर थे, प्रो वाइस चांसलर, उन्होंने ऑफर किया कि भाई आप अच्छे यहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो आप यहीं रहिए, कहाँ अपना स्टेट में वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ करना है, इसलिए मैं यहाँ MPPSC भी नहीं दे रहा हूँ। और मैं वहाँ दिल्ली गया, फिर तो दिल्ली में फिर हमने तो इसी कारण से फिर मैंने और कहीं अपना रुचि नहीं दिखाई, और सीधा फिर दिल्ली जाके वहाँ
लॉ में एडमिशन भी हो गया हमारा, फिर वहाँ हमने कंपटीशन की तैयारी करी और इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। तो फिर 2-3 जगह और सिलेक्शन हुआ, ONGC में हुआ, BSF में हुआ, एक आध जगह और भी हुआ। तो ये था कि ठीक है, पार्लियामेंट की सर्विस बहुत रेयर रहती है, इसको कर लिया जाए और इसमें आवास भी मिल जाता है क्योंकि उनका पूल था। और बाद में जब अगर सिविल सर्विस सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे आप जिस जगह पे बैठे हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह के किरदार रहते हैं। कई बार आपको भी आनंद आ जाता होगा, हम लोग भी जाते हैं कवरेज में तो देखते हैं बात बात में कुछ ऐसी बातें विधायकों से और मंत्रियों से निकल जाती। कई बार बहुत दोस्ताना व्यवहार भी पक्ष विपक्ष का दिखाई देता है और कई बार बहुत आक्रामक भी एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता है या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था? कोई ऐसी बात याद हो आपको जो बहुत आनंददायी हो, ठहाके लगे हों विधानसभा में? ये देखिए क्या है था, कई बार पीछे से भी आवाज आती है, माइक बंद कर दिया हमारा। ये माइक कौन बंद करता है? नहीं, ये मैं थोड़ा और आपको बैकग्राउंड की बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पार्लियामेंट सर्विस ज्वाइन की तो हमको पार्लियामेंट हाउस दिखाने ले जाया गया, हमारे बैच को पूरा उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के अधिकारी रहते हैं उसमें, जो सर्विस होती है कंबाइंड सिलेक्शन होता है, फिर आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो जब पार्लियामेंट हाउस जो उस समय के सेक्रेटरी जनरल जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा भी देखिए ये वो जगह है, बहुत रेयर जगह है ये, यहाँ आप इतिहास बनता हुआ देखोगे। तो ये मतलब बाकी सेवाओं से बिल्कुल अलग है। तो एक तो मेरे दिमाग में वो था। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि भली बहुत उतने साफ कपड़े ना पहना हो या भली मल के उसके कपड़े फटे भी हैं या जूते प्रॉपर नहीं हैं, लेकिन आप उसको ये उससे आकलन मत करना कपड़े से। हाँ, क्योंकि उसने जनप्रतिनिधि बनने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है और बहुत पसीना और बहाया है, इसलिए उसका सम्मान उतना ही होना चाहिए। तो वो मेरे पहले दिन से ही मेरे मन मस्तिष्क में बहुत पीछ बैठी है। ये बात सही है, समय समय पर क्योंकि प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, कुछ बड़े मैच्योर होते हैं, कुछ थोड़े से नए आते हैं, तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपने प्रतिक्रिया में या उत्तेजना में कोई ऐसा वो कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा उन्होंने जब भी कोई बात आती है तो हमसे वो सहज उसमें बात करते हैं। जैसे एक मैं आपको वाकया बताऊं कि कटारे जी थे नेता प्रतिपक्ष और बड़े तेज तर्रार और वहाँ के भिंड का तो वो है ही वहाँ का रवैया। और हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी थे यहाँ वो जुडिशरी से आए थे, RK पांडे जी। तो चूंकि कटारे जी ने किसी मुद्दे पे कहा कि भाई इस पर ध्यान स्थगन हमको देना है, उस पर लेना चाहिए। अब चूंकि उनको जो पांडे जी थे उनको इतना ज़्यादा यहाँ से बड़े बड़े नहीं थे, ना प्रक्रियाओं परंपराओं का उतना अनुभव नहीं रहता, तो वो केवल नियम तक स्ट्रिक्ट रहे। उन्होंने कहा नहीं इसमें आ नहीं सकता आपका, और ये है जो भी उनकी बात हुई हो। तो कटारी जी एकदम तहस में आके उन्होंने कहा अच्छा मैं विधानसभा में आकर के आपको बताता हूँ कौन सी नियम के अंतर्गत आएगा। ऐसी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। और आपको जुडिशरी में रहने के बाद भी आपको विधानसभा की प्रक्रिया का मालूम ही नहीं। तो पांडे जी ने मुझे तुरंत फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो ऐसा ऐसा नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है बहुत नाराज़ हैं, तो आप संभालना जरा। तो मैंने बाहर ही उनको नमस्कार किया, उन्होंने लिया। तो मैंने कहा कि आइए पहले वो हमारे साथ, मैं सेक्रेटरी था उसमें। बोले नहीं मैं जो है मैं तो इनसे बात करने आया हूँ। मैंने कहा पहले तो बोले मैं सेक्रेटरी विधानसभा से नहीं बात करूँ, मैं अपने AP सिंह से बात करूँगा। हाँ मैंने इतनी वो आत्मीयता रखते थे। तो मैंने बताया, मैंने कहा कि वो पांडे जी कुछ कह रहे थे, कुछ आप नियम। बोले हाँ यार वो समझ ही नहीं आ रहा उनको। तो मैंने थोड़ा बाहर उनको नॉर्मल किया, फिर अंदर लेके चाय वाय पिलाई। तो वो फिर उन्होंने बताया कि पांडे जी अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ के अधिकारियों से डिस्कस कर लिया करिए। और ये तो इस तरह के वो रहते हैं, लेकिन राजनेता उतना ही जितना उसमें भी रहते हैं। फिर अगर उनसे बात आप उससे रखते हैं तो वो बात समझ भी जाते हैं, क्योंकि उनका भी अनुभव रहता है और उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव रहता है, चाहे जनता के बीच के रहना का हो, चाहे आपका शासन प्रशासन का हो, क्योंकि सब जगह वो कार्यरत रहते हैं। तो इस तरह की स्थितियां रहती हैं सदन की कार्यवाही लगातार दिनों दिन कम हो रही है, तो जनता के मुद्दे कैसे उठ पाएंगे, पूरी तरीके से कैसे विधानसभा में चर्चा हो पाएगी, ये भी एक गंभीर विषय है मुझे लगता है। देखिए इस पर विचार विमर्श, जो हमारी एक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है जिसमें सभी अध्यक्षगण पूरे देश के इकट्ठे होते हैं, और उसका भी होता है विधानसभा प्रमुख सचिवों का सम्मेलन, हम लोग भी विचार विमर्श करते रहते हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि सदन की कार्रवाई एक तो ये है कि आप चल रही है और हंगामे में जा रही है, दिन बढ़ गए तो कोई उसका अर्थ निकलता नहीं। लेकिन अगर चल रही है और कम दिन चल रही है, आप समय बढ़ा सकते हैं। तो एक तो इस तरह से हो। दूसरा क्या है कि जो विधानसभा की समितियां हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो लघु सदन का काम करती हैं। तो अगर वो समितियां प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं तो वो भी
शासन के ऊपर अपना नियंत्रण रखना या कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का वो कार्य करती हैं। उनमें बल्कि बृहद स्कोप रहता है। वित्त के मामले में अलग समितियां हैं, जो हमारी शासन की योजनाओं हैं उनके विश्लेषण के लिए अलग समिति बनी हुई हैं, कृषि से लेके और दूसरी, तो सभी समग्र रूप से वो पूरे शासन की योजनाओं का विश्लेषण करने का वहाँ भी वो काम होता है। तो इसलिए जो है वो, और उनमें क्या है, दलगत भावना से ऊपर उठ के कार्रवाई होती है। जो सदन में तो आप पार्टी वाइज बढ़ जाते हैं सदस्य, लेकिन वहाँ कोई मुद्दा आ रहा है तो सारे लोग फिर एक उसकी भावना से काम करते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो वो स्थल का अवलोकन भी करते हैं, विशेषज्ञों को राय भी बुलाते हैं। तो एक पक्ष वो भी है कि ये अगर लघु सदन भी चलता रहे तो भी आपकी प्रभावी कार्रवाई विधानसभा की ही कार्रवाई का वो हिस्सा है, तो वो चलती रहती है। लेकिन इसके संबंध में भी ये विमर्श हो रहा है कि सदन की बैठकें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल अभी माननीय जो अध्यक्ष आए हैं वो बैठकों को काफ़ी गंभीरता से ले भी रहे हैं और अच्छी कार्रवाइयाँ भी चला रहे हैं। 1993 से लगातार आप मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही देख रहे हैं और अभी तो बड़ी जिम्मेदारी है प्रमुख सचिव के तौर पे। कई विधानसभा अध्यक्ष आपने देखे, कई मुख्यमंत्री आपने देखे, किस तरीके का अनुभव रहा? क्या देखते हैं आपकी, कौन सा कार्यकाल आपको याद आता है कि ऐसे ऐसे निर्णय हुए उस विधानसभा के दौरान जो अब नहीं हो पाते या उससे बेहतर हो रहे हैं? देखिए, हर एक विधानसभा की अपनी तासीर होती है। ये जैसे 16वीं विधानसभा है, पिछली वाली विधानसभा, क्योंकि वही सदस्य, कुछ सदस्य रिपीट होते, कुछ अलग आते हैं। लेकिन जो 13वीं विधानसभा थी जिसमें माननीय रोहिणी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, एक घटनाक्रम ऐसा घटा कि जो प्रतिपक्ष के सदस्यगण थे उन्होंने उनको कमरे में बंद कर दिया। सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी और घंटी बज रही थी, 10:30 बजे उसमें विधानसभा का समय रहता था, लेकिन प्रतिपक्ष ने पूरा घेरा बना करके उनको उससे आने नहीं दिया। अब अगर अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो सदन की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए उपाध्यक्ष को सीट पर बिठाया जाता है। उस समय जो चूंकि प्रतिपक्ष को उपाध्यक्ष का पद था तो माननीय हरबंस सिंह जी उपाध्यक्ष थे, लेकिन चूंकि वो भी प्रतिपक्ष से थे तो वो भी उसी घेरे में थे। हाँ, नहीं घेरे में नहीं थे, मतलब अपने कक्ष में नहीं आए। प्रतिपक्ष चूंकि थोड़ा सा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब बन जाते हैं तो थोड़ा सा अपने पार्टी दलगत उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो वो उनको दिखवाया तो वो कमरे में नहीं आए। तो कार्रवाई लेकिन शुरू होनी थी, तो हम लोग गए अध्यक्ष जी के किसी तरह से वहाँ निकाल के, तो अध्यक्ष जी से वहीं दूर से इशारा किया कि नहीं, सदन की कार्रवाई तो चलेगी, सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं करना है। तो हम लोगों ने फिर जो हमारी सभापति तालिका के मेंबर्स रहते हैं उसमें से ज्ञान सिंह जी थे पूर्व मंत्री, उनको हमने सदन की उस पर बिठाया पीठासीन करने के लिए, उनकी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए। अध्यक्षता उन्होंने की, कार्रवाई प्रारंभ। लेकिन जब चूंकि कार्रवाई प्रारंभ हुई, प्रतिपक्ष ये सोच रहा था कि बिना अध्यक्ष की कार्रवाई प्रारंभ नहीं होनी चाहिए, हो नहीं सकती, तो इधर प्रतिपक्ष सदस्यों ने बहुत आपत्ति ली कि नहीं, बिना अध्यक्ष की कार्रवाई कैसे प्रारंभ कर सकते हो। बहुत हंगामा मचाया, जिसमें खासतौर से चौधरी राकेश सिंह और वो थी अपनी कल्पना पारुलकर जी और बहुत सारे सदस्य, तो वो हंगामा मचाते रहे। इधर सत्ता पक्ष के लोग भी उनका वो कर रहे थे प्रतिकार, लेकिन वो बाद में जब नहीं कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ाने लगे तो फिर वो आसंदी पर पहुंच गए और थोड़ा सा अध्यक्ष उनके जो सभापति थे उनके साथ जुआ झपटी करके उन्होंने ये कहा कि भाई आप स्थगित कर दीजिए विधानसभा। लेकिन वो भाई बिना हम लोगों की सलाह के स्पीकर या अपने उनको लगेगा कि हाँ उचित है तो ही करेंगे स्थगित, तो उन्होंने नहीं मानी बात, तो काफ़ी हंगामा हुआ और ये हो गया कि फिर अव्यवस्था की स्थिति बन गई सदन में, तो कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जब स्थगित हो गई तो इसमें सत्ता पक्ष बहुत उत्तेजित हो गया कि भाई जब कार्रवाई उसमें कर रही थी और ये आसंदी के उस पर चढ़ गया और सारी मर्यादाएं उन्होंने असंसदीय आचरण किया है, क्योंकि कोई भी अध्यक्ष हो या सभापति उसकी चेयर के पास पहुँच करके उसके साथ झूमा झपटी या जद्दोजहद नहीं कर सकता। ये एक सामान्य मर्यादा है। आप कोई बात कहनी है अपनी सीट, पहले तो अपनी सीट से कहिए, फिर भी नहीं आ रहा आप जोर से बोल सकते हैं, या कई बार बैल में भी लोग आ जाते हैं, लेकिन इससे आगे फिर नहीं जाना चाहिए। तो ये हुआ कि फिर उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव आया, संकल्प आया, संसदीय कार्य मंत्री ने रखा, और चूंकि सारे सत्ता पक्ष का बहुमत होता है और था भी, आचरण भी चूंकि प्रतिकूल था उसके, और इधर अध्यक्ष जी को भी उन्होंने वो बाधित किया हुआ, तो बाद में अध्यक्ष जी आए टेबल पे, तो पारित हो गया और दोनों सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई। असंसदीय शब्दों पर एक पूरी पुस्तिका छपी है कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना है, उस पर कितना लग रहा है कि लोग अमल कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो? अभी भी कई बार गाहे बगाहे ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो अमर क्या है कि संसदीय शब्दावली भी कई बार चेंज भी होती रहती है, और उद्देश्य उसका यही है कि मर्यादित ढंग से सदन में चर्चाएं हों, केवल इतना ही उद्देश्य, कोई बाध्यता नहीं है। वो केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए संसदीय शब्दावली बनाई जाती है कि सदस्यों को ध्यान रहे कि वो इस तरह के
आक्षेप या इस तरह की शब्दावली का प्रयोग प्रतिपक्ष पर या उस पर नहीं करेंगे। तो उसके संबंध में जब अमूमन ये देखा गया है कि जो थोड़े से जो नए सदस्य होते हैं उनका उतना अनुभव नहीं होता या उनका जो फ्लो रहता है उसमें वो बोल जाते हैं, लेकिन जो अनुभवी हो जाते हैं या मंत्री रह चुके होते हैं या कहीं उसमें समितियों में सदस्य रहे होते हैं, तो वो बाकायदा ध्यान रखते हैं कि हम संसदीय उसका शब्दावली का प्रयोग ना करें। कई बार वो कर भी देते हैं तो खुद ही उसको वापस लेकर ले लेते हैं। हाँ लेते हैं, नहीं तो फिर आसंदी का अधिकार रहता है कि उसको विलोपित कर दें या उसके विकल्प के रूप में दूसरे शब्द ले, तो सदस्य ध्यान रखते हैं उसका, ये तो हमने देखा है। सर, लंबे समय तक आपने सेवा दी है विधानसभा में और कार्य सेवा से मुक्त होने के बाद इस जिम्मेदारी से क्या राजनीति में जाने का अब मन हो चला है आपका या फिर कुछ और सोच रखा है आपने? क्योंकि आप बुंदेलखंड से आते हैं, टीकमगढ़ से आते हैं, वहाँ की भी समस्या समझते हैं, या कभी पक्ष या विपक्ष के सारे लोगों से आपके संबंध भी होते हैं, जानते रहते हैं, तो कभी किसी काम के लिए गए हो कि भाई बुंदेलखंड के लिए काम करना है, या ऐसी कोई मनसा है आपकी आगे भी? नहीं, देखिए ये तो हम सतत रूप से करते ही रहते हैं, क्योंकि आपने सही कहा। मैं हाल ही में एक जन्माष्टमी का आयोजन वहाँ हमारे क्षेत्र में करते हैं, टीकमगढ़ अलग, तो वो बुला रहे थे बार बार, तो मैं वहाँ गया तो था तो एक जगह कार्यक्रम, लेकिन उन्होंने पूरे ज़िले में अलग अलग, कहीं कायस्थ समाज ने, किसी समाज ने अपने अपने ढंग से थोड़ा सा सम्मान वगैरह करने का उन्होंने पूरे ज़िले में एक कार्यक्रम बनाया। तो आत्मीयता उनकी रहती है हमारे प्रति। और बाकी यहाँ जब आते हैं तो जो भी यहाँ से मदद हम लोग को हो सकती है, क्योंकि आम गरीब आदमी की मदद किसी को भी करना चाहिए, वो भी एक सेवा का भाव है। तो अधिकारियों को बोल दिया तो काम हम उनको थोड़ी सी मदद हम करते रहते हैं। बाकी कोई राजनीति में जाने का मेरा कोई वो इरादा नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ इस तरह का होता तो लोगों को लगने लगता है कि ये उसमें, तो मैं उसमें अभी बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। और भी हमारे सेवा के कई क्षेत्र हैं जिसमें मैं जाना चाहूँगा। अध्यात्म में भी मेरी रुचि है, तो उसमें भी मैं जाने की वो रखता हूँ सक्रिय। किसी तरह से यह है कि उसके बाद सक्रिय समाज में किसी न किसी रूप रूप में समाज का सेवा करते रहेंगे और सक्रिय बने रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह जी, जिन्होंने बताया कि आध्यात्म की तरफ भी इनकी रुचि है। छात्र जीवन में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, लेकिन राजनीति में न जाके संसदीय सेवा को चुना। पिताजी भी और परिवार भी अगर कहें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन उन्होंने संसदीय सेवा के लिए अपने आप को बेहतर समझा और आज सेवाएं दे रहे हैं। कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं। आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि चुनकर यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से उस पुस्तक से, इनके अनुभवों से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ फिर होंगे रूबरू। नमस्कार।